अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। जो हमने नेक्स्ट लेक्चर हमें जो पढ़ना है आफ्टर मिड वो है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। ये एक डिक्लेरेशन है ह्यूमन राइट्स का। जब हम हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स पढ़ रहे थे तो हमने इसको हल्का सा डिस्कस किया था कि यूनिवर्सल डिक्लेरेशन जो है वो कैसे ह्यूमन राइट्स के रिगार्डिंग जो है हमें डिफरेंट आर्टिकल्स देते हैं और किस ह्यूमन राइट्स को जो है वो इंश्योर करता है। जो स्टूडेंट इस जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट था ये 1948 में पास हुआ था बाय द यूनाइटेड नेशन। अगर हम इसकी प्रेम्बल की बात करें तो इसके प्रेम्बल में वो तमाम के तमाम ह्यूमन राइट्स को रिकॉग्नाइज किया जाता है। इन तमाम के ह्यूमन राइट्स को डिस्कस किया जाता है जो हमें आज की किसी भी सिविलाइज सोसाइटी में मिलते हैं, जिसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच आ जाता है, फ्रीडम ऑफ बिलीफ आ जाता है, फ्रीडम ऑफ फेयर आ जाता है, जस्टिस, फ्रीडम, पीस इन वर्ल्ड आ जाता है, ह्यूमन राइट्स की अवेलेबिलिटी आ जाता है, ह्यूमन राइट की यूनिवर्सल अवेलेबिलिटी आ जाता है। यानी कि यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट का जो प्रीम्बल है ये इंश्योर करवाता है कि जितने भी ह्यूमंस है अराउंड द वर्ल्ड, अराउंड द ग्लोब, उन सब के पास जो राइट्स है वो इक्वली अवेलेबल हो और उन राइट्स की इक्वल इम्पॉर्टेंस है। कोई ऐसा राइट, कोई ऐसा जो ह्यूमन बीइंग है या कोई ऐसा पर्सन जो है उसके साथ किसी किस्म की डिस्क्रिमिनेशन ना की जाए अनटिल अनलेस अगर वो जो है क्रिमिनल ना हो। क्योंकि जब जो बंदा क्रिमिनल करता है, किसी भी राइट को वॉयलेट करता है, तो उसके लिए जो है अलग, हालांकि प्रिजनर के लिए भी राइट्स अवेलेबल हैं, लेकिन वो उनसे कुछ जो क्रिमिनल्स होते हैं उनसे कुछ राइट्स जो हैं वो ले लिए जाते हैं। तो प्रीम्बल ऑफ यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स जो 1948 का पास हुआ था, पब्लिश हुआ था बाय द यूनाइटेड नेशन, इसमें वो तमाम के राइट्स को डिस्कस किया गया है। वो तमाम राइट्स को जो है वो इम्पोज किया गया है जो कि ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए और सिविल सोसाइटी के लिए बहुत कंपल्सरी है। अगेन इस स्लाइड में भी डियर स्टूडेंट आपको जो है बाकायदा ये बताया गया है कि यूनाइटेड नेशन ने अपने चार्टर में बाकायदा यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट को इंकॉर्पोरेट किया है और ये इंश्योर करवाया है कि जितनी भी स्टेट्स हैं जो यूनाइटेड नेशन की मेंबर हैं वो ये इंश्योर करें कि अपने अपने स्टेट में इन तमाम प्रिंसिपल्स को जो आगे हम स्टडी करेंगे यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स को, उनको इम्पोज करवाएंगी और उनको जो है फुली इस्टेब्लिश भी करेंगी। और ये इस्टेब्लिशमेंट जो है वो इक्वल बेसिस भी होगी, यूनिवर्सलिटी पर होगी और एक इसके लिए गवर्नमेंट जो है, जो रिस्पेक्टिव स्टेट जो है वो इम्पोर्टेंट स्टेप लेंगी या वो एक सॉलिड स्टेप लेंगी ताकि वो इंश्योर करवा सके कि उनकी स्टेट में जो है ये तमाम राइट्स जो है वो इक्वली इम्पोज है। अगर हम आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल नंबर 1 जो है यूडीएचआर का यानी कि यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स का वो ये बात करता है कि तमाम इंसान इक्वल पैदा हुए हैं, आज़ाद पैदा हुए हैं और हाँ, इनको हम इंसानों को एक दूसरे से डिफरेंट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर रीज़न, देयर कॉन्साइंस, लेकिन तमाम के तमाम जो हैं इंसान जो है वो इक्वल पैदा हुए हैं, फ्री हैं और उनकी डिग्निटी, उनके राइट्स इक्वल हैं, एक जैसे हैं, उनकी इम्पोर्टेंस एक जैसी है। यानी कि हर इंसान के पास इक्वल डिग्निटी है, इक्वल राइट्स हैं और तमाम इंसान एक दूसरे के साथ जो है वो ब्रदरहुड के स्पिरिट के साथ जुड़े हुए हैं। ये आर्टिकल नंबर 1 यूडीएचआर का कहता है। आर्टिकल नंबर 2 क्या कहता है कि ये हमने इंश्योर करवाना है दैट राइट्स एंड फ्रीडम सेट फोर्थ इन दिस डिक्लेरेशन विदाउट डिस्टिंक्शन ऑफ एनी काइंड सच एज रेस, कलर, सेक्स, लैंग्वेज, रिलीजन और पॉलिटिकल और अदर ओपिनियन, नेशनल, सोशल ओरिजिन, प्रॉपर्टी, बर्थ और अदर स्टेटस। Furthermore, no distinction shall be made on the basis of political, jurisdictional, international status of a country, territory to which a person belongs, whether it be independent, trust, non-self-governing or under any limitation of sovereignty. आर्टिकल नंबर 2 जो है वो अवेलेबिलिटी ऑफ ह्यूमन राइट्स की बात करता है कि दुनिया में जितने भी लोग हैं उन सब के पास जो है ये तमाम के तमाम राइट्स अवेलेबल होंगे विदाउट एनी डिस्टिंक्शन, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, चाहे वो स्टेट इंडिपेंडेंट है चाहे वो इंडिपेंडेंट ही नहीं है। फॉर एग्जांपल यूडीएचआर ये भी कहता है जो लोग फ़लस्तीनी हैं, जो कश्मीरी हैं और इस तरह के कोई और पीपल जो है जो ऑक्यूपाइड, जिनके ऊपर ऑक्यूपेशन की गई है, उनके पास वो राइट अवेलेबल है जो किसी भी आज़ाद स्टेट के लोगों के पास अवेलेबल है। और वो उनसे ये जितनी भी राइट यूडीएचआर या यूनाइटेड नेशन देती हैं उनसे उस तरह कोई भी जो इस तरह की ये जो राइट्स हैं उनसे कोई भी नहीं ले सकता। ये क्लियर कट जो है हमें यूडीएचआर कहती है।
आर्टिकल नंबर 3 कहते हैं कि एवरीवन हैज़ राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ पर्सन, यानी कि तमाम के पास राइट है कि वो जिंदा रह सके, आज़ाद रह सके और अपनी ज़िंदगी को प्रोटेक्ट कर सके। आर्टिकल नंबर 4 ये कहता है कि कोई भी किसी को स्लेवरी में नहीं रख सकता। हर किस्म की स्लेवरी, हर किस्म के स्लेव ट्रेड, जैसे कि ब्लैक पीपल को स्लेव एज अ स्लेव रखा जाता था, या जब बड़े सगीर में कॉन्टिनेंट, सब कॉन्टिनेंट में जब ब्रिटिशर्स आए तो यहाँ पे लोगों को एज अ स्लेव जो है वो रखा जाता था। तो आर्टिकल नंबर 4 UDHR का जो है इस चीज़ को प्रोहिबिट करता है कि कोई भी इंसान जो है वो स्लेवरी में नहीं रह सकता और किसी को भी स्लेव नहीं बना के रखा जा सकता। आर्टिकल नंबर 5 ये कहता है कि आप किसी को भी जो है वो टॉर्चर नहीं कर सकते, डिग्रेडिंग ट्रीटमेंट नहीं दे सकते, पनिशमेंट नहीं दे सकते और उसके टुवर्ड क्रूअल नहीं हो सकते, यानी कि इनह्यूमन बिहेवियर उसके टुवर्ड नहीं कर सकते। आर्टिकल 6 ये कहता है कि रिकग्नाइज करता है कि तमाम इंसान जो है वो लॉ की नज़र में बराबर है, यानी कि किसी किस्म की किसी को प्रिविलेज हासिल नहीं है और जो लॉ है वो सबके लिए एक है। इससे रिलेटेड आर्टिकल नंबर 7 भी है जो ये कहता है कि लॉ इंटाइटल विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन टू इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ, ऑल इंटाइटल आर to equal protection against any discrimination, the violation of this discrimination against any incitement to the such discrimination, यानी कि तमाम लोग लॉ की नज़र में बराबर हैं और अगर कोई इसकी डिस्क्रिमिनेशन करता है इस डिक्लेरेशन की तो उसको जो है बाकायदा सेम जो है पनिशमेंट दी जाए। फॉर एग्जांपल ऐसा नहीं है कि अगर डेवलप स्टेट जो है ह्यूमन राइट्स को इग्नोर करती है और उनके लिए पनिशमेंट और हो, या डेवलपिंग स्टेट जो है अगर ह्यूमन राइट्स को वॉलेट करती है तो उनके लिए पनिशमेंट और हो नहीं। जो इक्वल बिफोर द लॉ का मतलब है कि लॉ की नज़र में सब बराबर हैं और लॉ के सामने सब बराबर हैं। तो आर्टिकल नंबर 6 और 7 जो है वो रूल ऑफ लॉ की बात करता है, या कि कोई भी इंसान यानी कि इक्वल बिफोर द लॉ की बात करता है कि तमाम के तमाम लॉ की नज़र में बराबर हैं। आर्टिकल नंबर 8 जो है वो कहता है राइट टू एन इफेक्टिव रेमेडी बाय द कॉम्पिटेंट नेशनल ट्रिब्यूनल फॉर एक्ट वायलेटिंग द फंडामेंटल राइट ग्रांट हिम बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द लॉ, यानी कि आर्टिकल नंबर 8 जो है अब स्टेट लेवल पर आगे बात कर रहा है और ये स्टेट के ऊपर बाइंडिंग कर रहा है कि आपने ऐसे सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने हैं कि जिसके तहत अगर कोई इंसान जो है किसी के ह्यूमन राइट्स को वॉयलेट करे तो उसको पनिशमेंट दिया जाए, यानी कि बाकायदा सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन लॉ का होना चाहिए, बॉडी ऑफ लॉ होना चाहिए जिसके तहत जो है उस इंसान को पनिश किया जाए जिसने ह्यूमन राइट्स को वायलेट किया है। आर्टिकल नंबर 9 जो है वो कहता है कि आप किसी को भी बिला वजह जो है वो अरेस्ट नहीं कर सकते, एग्जाइल नहीं कर सकते या डिटेंशन में नहीं रख सकते। और आर्टिकल नंबर 10 जो है वो पब्लिक हियरिंग के बारे में कहता है कि फॉर एग्जांपल कि अगर किसी को जो है किसी क्रिमिनल चार्जेस के अगेंस्ट में उसको अरेस्ट कर लिया गया है तो उसके पास राइट है कि वो एक इंडिपेंडेंट अपने लिए कोई वकील अरेंज कर सके, हियरिंग कर सके, अपना मुकदमा लड़ सके, कोर्ट में जा सके। आर्टिकल नंबर 11 जो है वो अगेन इससे रिलेटेड है कि उसके पास everyone charged with a penal offense has a right to pursue innocent until proved guilty according to the law in the public trial at which he has all the guarantee necessary for his defense, यानी कि उस बंदे के पास तमाम के तमाम राइट्स हैं, उसके पास ये पावर है कि आप जो है अपनी यानी कि अगर वो बंदा जो है वो गिल्टी जब तक प्रूफ ना हो चाहे वो इनोसेंट ही कंसीडर किया जाएगा, इनोसेंट ही कंसीडर किया जाएगा और उसके पास ये राइट है कि वो अपने को डिफेंड कर सके, अपने लिए कोई वकील ले सके और उसके पास राइट है कि अपने केस को जो है वो परस्यू किया जा सके। तो आर्टिकल नंबर 9, 10, 11 बेसिकली किसी पर्सन की बिला वजह उसको डिटेंशन में रखना, अरेस्ट करना, इसके बाद बेस करता है। 10 और 11 जो है उसकी परस्यूशन, यानी कि अगर किसी को क्रिमिनल चार्जेस में अगेंस्ट जो क्रिमिनल चार्जेस में अरेस्ट किया गया है तो उसके पास ये राइट है कि अपनी पब्लिक हियरिंग कर सके, वो कोर्ट जा सके, अपने लिए जो है कोई अच्छे से वकील का जो है वो अरेंजमेंट भी कर सके। आर्टिकल नंबर 12 जो है वो ये अगेन ये बात करता है कि किसी को कोई राइट नहीं है कि किसी की प्राइवेसी डिस्टर्ब करे, फैमिली, होम और कॉरेस्पॉन्डेंट, नो टू अटैक अपॉन हिज ऑनर एंड रेपुटेशन। एवरीवन हैज़ द राइट टू प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ अगेंस्ट सच इंटरफेरेंस और अटैक, यानी कि कोई भी शख्स किसी घर में घुस के बिला वजह उसकी प्राइवेसी को डिस्टर्ब नहीं कर सकता, उसकी जो चार दीवारी की तकद्दुस को पामाल नहीं कर सकता। अगर कोई ऐसा करता है तो उस बंदे के पास राइट है कि वो कानून के पास
जा सके, वो अदालत जा सके, ताकि उसकी इस राइट को जो है प्रोटेक्ट किया जा सके। एवरीवन हैज़ राइट टू फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। आर्टिकल नंबर 3 कहता है कि आप अपनी प्रॉपर्टी बना सकते हैं, आप कंट्री में आ जा सकते हैं, आप किसी और कंट्री में जा सकते हैं, आपके पास फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है, आप कहीं और जाके अगर रहना चाहते हैं तो आप वहाँ जाके रह भी सकते हैं। तो ये आर्टिकल नंबर 13 जो UDHR का, ये एक इंडिविजुअल को फ्रीडम देता है कि आप फ्रीली किसी भी जगह कहीं भी जो है वो बगैर किसी खौफ और ख़तरे के मूव कर सकते हैं और इस पर किसी किस्म की पाबंदी नहीं है। आर्टिकल नंबर 14 जो है वो जो है अजाइलम के ऊपर है। अच्छा, अजाइलम क्या होता है? अजाइलम ये होता है कि आप किसी और कंट्री में जो है जाके पनाह ले लेते हैं, जैसे कि अल्ताफ़ हुसैन ने ली हुई है। उसमें ये होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अल्ताफ़ हुसैन के अलावा फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप ये फील करते हैं कि आपकी जान माल जो है किसी एक कंट्री में जो है सेफ़ नहीं है, या उसको थ्रेट है, या उसको ख़तरा है, या आपको जो है कत्ल किया जा सकता है, या कोई और रीज़न हो सकती है, आप क्या करते हैं, आप किसी और कंट्री में जाते हैं और उनसे कहते हैं कि मुझे इस कंट्री में ख़तरा था तो मैं आपकी कंट्री में टेम्परेरी या तो फॉर द टाइम बीन या फॉर द सेक ऑफ सिक्योरिटी सेल्फ डिफेंस जो है वो रहना चाहता हूँ, और वो कंट्री आपको अलाउ भी करेगी, यानी कि आप अपने आप को इस तरह से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। आर्टिकल नंबर 15 जो है वो नेशनैलिटी के ऊपर है, और नो शेल बी आर्बिट्रेरली डिप्राइव ऑफ नेशनैलिटी डिनाई द राइट टू चेंज हिज नेशनैलिटी, यानी कि कोई भी स्टेट किसी को बिला वजह जो है उसकी नेशनैलिटी से डिप्राइव नहीं कर सकती, या अगर वो अपनी नेशनैलिटी चेंज करना चाहता है तो उससे भी उसको मना नहीं कर सकती। एक इंडिविजुअल के पास राइट है कि वो किसी भी कंट्री की नेशनैलिटी जो है वो अपने पास रख सके। आर्टिकल नंबर 16 जो है वो कहता है मैन एंड वुमेन ऑफ फुल एज विदाउट एनी लिमिटेशन ड्यू टू रेस, नेशनैलिटी, रिलीजन हैव राइट टू मैरी, टू फाउंड अ फैमिली, यानी कि शादी कर सकते हैं, अपनी फैमिली बना सकते हैं, मैरिज कर सकते हैं, और उस मैरिज को किसी भी वक्त जो है वो जो है ख़त्म भी कर सकते हैं। और उसमें जो है स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसके लिए बाकायदा रूल्स एंड रेगुलेशन जो हैं वो सेटल करें, क्योंकि फैमिली एक नेचुरल फंडामेंटल ग्रुप ऑफ यूनिट ऑफ सोसाइटी है। तो इस सोसाइटी और इस ग्रुप को, इस यूनिट को जो है स्टेट और सोसाइटी ने प्रोटेक्ट करना है। इसके लिए बाकायदा जो है लॉज होने चाहिए, जैसे मैरिज लॉ होते हैं, डिवोर्स लॉ होते हैं, इस किस्म के लॉ अवेलेबल होना चाहिए, ताकि अगर कोई शादी करना चाहे तो उस लॉ के अकॉर्डिंगली शादी कर सके, और अगर अपनी कोई शादी को तोड़ना चाहता है, डिसोल्यूशन करना चाहता है, डिसॉल्व करना चाहता है, तो उसके अकॉर्डिंगली उसके पास जो है बाकायदा सेट ऑफ लॉज और रूल्स और रेगुलेशन हो, उसके लिए उसके मुताबिक जो है वो फिर अपनी शादी को डिसॉल्व करें। आर्टिकल 17 जो है प्रॉपर्टी से रिलेटेड है कि आप प्रॉपर्टी रख सकते हैं, कहीं भी प्रॉपर्टी खरीदो फरोख्त कर सकते हैं, और कोई भी आपको जो है इस राइट से जो है वो डिप्राइव्ड नहीं कर सकता। आर्टिकल 18 जो है वो फ्रीडम ऑफ थॉट, कॉन्साइंस एंड रिलीजियस के ऊपर है, यानी कि अगर आप के ऊपर ये राइट है कि आप कुछ भी सोचें, आप कोई भी मज़हब रख सकते हैं, आप कोई भी कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हैं, आपका ये पर्सनल अफेयर है, और आप चाहें तो अपने रिलीजियस बिलीफ एक्सप्रेस भी कर सकते हैं और चाहे तो नहीं भी कर सकते। आप अपनी मर्जी से वर्शिप कर सकते हैं, इबादत कर सकते हैं, अपनी पसंद का मज़हब रख सकते हैं। ये तमाम की तमाम आज़ादी जो है आर्टिकल नंबर 15 UDHR की एक इंडिविजुअल को देता है। आर्टिकल नंबर 19 जो है वो कहता है कि हर बंदे के पास राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, ओपिनियन है, और उसको ये राइट है कि वो अपनी ओपिनियन होल्ड कर सके विदाउट एनी इंटरफेरेंस। और लेकिन यहाँ पे बेटा मैं एक बात ये हमें जो है बताती चलूँ, ठीक है, आर्टिकल नंबर 19 जो है UDHR की ये एक इंडिविजुअल को फ्रीडम देता है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, ओपिनियन, लेकिन आपको ऐसी एक्सप्रेशन और ओपिनियन नहीं रखनी चाहिए जो किसी को हर्ट कर सके, किसी की सेंटिमेंट को हर्ट कर सके। रिसेंटली फ्रांस ने अपने इसी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को यूज़ करते हुए हमारी मुसलमानों की सेंटिमेंट्स को जो है वो हर्ट किया है, क्योंकि जो रिलीजन है, जो मज़हब है, वो हर बंदे का बहुत सेंसिटिव इशू होता है। लोग उसकी बात नहीं सुनते, उसकी डिसरिस्पेक्ट नहीं बर्दाश्त करते, चाहे वो कोई भी हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे ज्यूस हो, चाहे मुस्लिम हो। लेकिन आपकी जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन अगर किसी हज़ारों लोगों के दिल दुखा रही है या उनके सेंटिमेंट्स को इसी तरह से इमोशनली हर्ट कर रही है, तो इस तरह की फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है वो नेगेटिव फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कंसिडर होगी, वो पॉजिटिव फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कंसिडर नहीं होगी। क्योंकि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का मतलब ये है कि जैसे लोगों को नए आइडियाज़ आए, लोग
इनोवेशन की तरफ जाएं, लोग डेवलपमेंट की तरफ जाएं। आर्टिकल नंबर 20 जो है वो फ्रीडम ऑफ पीसफुल असेंबली एंड एसोसिएशन है, यानी कि आप कोई भी एसोसिएशन, कोई भी ग्रुप, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं, किसी पॉलिटिकल पार्टी को छोड़ सकते हैं, कोई भी किसी किस्म की मजबूरी या जबर नहीं किया जाएगा। आर्टिकल नंबर 20 कहता है कि एवरी वन हैज़ राइट टू द फ्रीडम ऑफ पीसफुल असेंबली एंड एसोसिएशन। नो, अच्छा ये जो है वो पीछे रिपीट हो गया हुआ है। आर्टिकल नंबर 21 ये कहता है एवरीवन हैज़ राइट टू टेक पार्ट इन द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री डायरेक्टली इनडायरेक्टली, यानी कि ये आपकी इलेक्शन से रिलेटेड है कि आपके पास ये राइट है कि आप रिप्रेजेंटेटिव बन सकें, MPs बन सकें, इलेक्शन कंटेस्ट कर सकें, इलेक्शन में जो है पार्टिसिपेट कर सकें, यहाँ तक कि आप अपने रिप्रेजेंटेटिव को खुद सेलेक्ट कर सकें बाय वोटिंग। और जितने भी अडल्ट हैं वो 18 ईयर्स अबव है, उनके पास एक राइट है सफरेज का। सफरेज का मतलब है राइट टू वोट। आप एक सीक्रेट बैलेट के थ्रू जो है 1 वोट 1 मैन की बेस पे जो है अपना वोट कास्ट कर सकते हैं। इसमें कोई भी आपको नहीं रोकेगा। ये आपका एक एक्सप्रेशन ऑफ फ्रीडम है जिसमें आप ये बताते हैं कि आप किस गवर्नमेंट को जो है वो किस पॉलिटिकल पार्टी को गवर्नमेंट में देखना चाहते हैं, किसको नहीं देखना चाहते हैं। आप इवन के इलेक्शन भी कंटेस्ट कर सकते हैं, आप वोट भी कास्ट कर सकते हैं। तो आर्टिकल नंबर 21 जो है आपके बेसिकली पॉलिटिकल राइट से डील करता है, जो आपके वोटिंग और इलेक्शन में खड़े होने से रिलेटेड है। आर्टिकल नंबर 22 ये कहता है कि जितने भी मेंबर सोसाइटी हैज़ राइट ऑफ सोशल सिक्योरिटी, कोई उनकी सिक्योरिटी को हर्ट नहीं कर सकता, कि इंडिविजुअल के पास राइट है कि अपने सोशल, इकोनॉमिक, कल्चरल राइट्स को जो है वो इजीली और इंडिपेंडेंटली जो है वो इंजॉय कर सके। और इसके लिए नेशनल और इंटरनेशनल दोनों लेवल पे एफर्ट होनी चाहिए, कोऑपरेशन होना चाहिए, कल्चर एक्सचेंज प्रोग्राम होने चाहिए, डिफरेंट जो है डिफरेंट ग्रुप्स की कल्चर को जो है वो डिफरेंट जगह जो है वो बाकायदा उनको सेलिब्रेट करना चाहिए। जैसे कि हमारे यहाँ जितनी भी रिलीजियस कम्युनिटीज़ हैं होली सेलिब्रेट करती हैं, क्रिसमस सेलिब्रेट करती हैं, तो ये आल्सो इट्स आल्सो पार्ट ऑफ सोशल सिक्योरिटी कि आपको पूरी फ्रीडम है कि आप अपने कल्चरल राइट्स को जो है वो इजीली जो है वो इंजॉय कर सकते हैं। उसके बाद आर्टिकल नंबर 23 आ जाता है। आर्टिकल नंबर 323 जो है वो है वर्क से रिलेटेड, कि तमाम लोगों के पास ये राइट है कि वो अपनी पसंद का अपनी फेवरेबल कंडीशन में जो है वो वर्क कर सके। उनके किसी किस्म की डिस्क्रिमिनेशन जो है वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क होना चाहिए, यानी कि जो अगर कोई दो लोग एक जैसा काम करें तो उनकी तनख्वाह भी एक जैसी होनी चाहिए। उनके लिए बाकायदा सूटेबल कंडीशन डेवलप करनी चाहिए, जॉब की, ग्रेजुएटी फंड, रिटायरमेंट प्लान, इस तरह की डिफरेंट फैसिलिटीज़ जो है वो एम्प्लॉयज़ को चाहिए। उनकी सॉरी बेटा, ये एक स्लाइड आगे हो गई है, लेकिन मैं अभी पिछली स्लाइड को ही एक्सप्लेन कर रही हूँ। उनकी जितने भी सैलरी से रिलेटेड इश्यूज हैं उसको रिजॉल्व करना चाहिए, उनकी सैलरीज टाइम पे देनी चाहिए, उनके ह्यूमिलेट नहीं करना चाहिए, फेवरेबल कंडीशन में उनसे जॉब करवानी चाहिए। जो आर्टिकल नंबर 24 है वो आपके राइट टू ड्रेस लेजर इंक्लूडिंग रीजनेबल लिमिटेशन ऑफ वर्किंग आवर, पीरियडिकल हॉलीडे विद पे, यानी कि आप जब काम करते हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट होते हैं, तो उस ऑर्गेनाइजेशन की ड्यूटी है कि आपको छुट्टियां दें जिसमें आप जो है बाकायदा जाके घूमें फिरें, और वो जो वेकेशंस हैं आप विद पे हो। आपके वर्किंग आवर्स जो है वो लिमिटेड होनी चाहिए जिस तरह आपको सूट करता है। आर्टिकल नंबर 25 लाइफ स्टाइल के ऊपर, लिविंग स्टैंडर्ड के ऊपर है कि एक अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड इसमें फूड, क्लोथ, शेल्टिंग, मेडिकल केयर, सोशल सर्विसेज, राइट टू सिक्योरिटी इज इन द इवेंट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, सिकनेस, डिसेबिलिटी, विडोहुड, ओल्ड एज, अनदर लैक ऑफ लिविंगहुड इज अ सर्कमस्टांसेस बियॉन्ड हिज कंट्रोल, यानी कि इन तमाम के तमाम वो लाइफ के फील्ड हैं, इश्यूज हैं जिनके ऊपर आपके पास राइट है कि गवर्नमेंट आपको सपोर्ट करे। अगर आप बूढ़े हो गए हैं, आपको फूड, क्लोथ, शेल्टरिंग दें, सोशल सर्विसेज प्रोवाइड करें, आपको अगर डिसेबल हैं तो उसमें आपको फेवरेबल कंडीशन दें। मदरहुड एंड चाइल्डहुड एंटाइटल्ड स्पेशल केयर असिस्टेंट, यानी कि सच्चा बच्चा जो है, यानी कि जो न्यूली मदर है या न्यू बॉर्न बेबीज़ हैं या ऐसे बच्चे जो ऑर्फिन हैं, उनकी स्पेशल केयर की जाए। गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उनके लिए डिफरेंट प्रोटेक्शन बनाई जाए, डिफरेंट सेंटर्स बनाए जाएँ, उनके लिए स्पेशल लॉज बनाए जाए, पॉलिसीज़ बनाए जाए जो उनको प्रोटेक्ट करें।
आर्टिकल नंबर 26 जो है वो राइट के एजुकेशन की बात करते हैं, यानी कि वैसे तो एलिमेंट्री एजुकेशन तक जो है वो कंपलसरी है और फ्री भी होनी चाहिए। टेक्निकल प्रोफेशनल एजुकेशन कंपलसरी होनी चाहिए। तमाम इंसान के पास ये राइट है कि वो अपनी एजुकेशन हासिल करे, क्योंकि एजुकेशन जो है वो आपको फुल डेवलपमेंट की तरफ लेके जाती है, आपकी बॉडी और पर्सनैलिटी को डेवलप करती है। एजुकेशन एक सोसाइटी को सिविल सोसाइटी बनाती है। ये ह्यूमन की प्रमोशन के लिए, इसके अंदर अंडरस्टैंडिंग, टॉलरेंस, फ्रेंडशिप डालने के लिए बहुत ज़रूरी है। जब आप एजुकेटेड होते हैं, आप पढ़ते हैं, तो आपके अंदर टॉलरेंस आता है टुवर्ड अदर ग्रुप। आप फिर रेशियल डिस्क्रिमिनेशन में नहीं जाते, आप अपने आप को जो है डेवलप करते हैं। और जो एजुकेशन है वो नेशन में पीस को मेंटेन करती है, और ये आपका राइट है कि आप अपनी एजुकेशन हासिल करें, और आप चाहें तो वोकेशनल या प्रोफेशनल एजुकेशन भी या टेक्निकल एजुकेशन भी हासिल कर सकते हैं, और एलिमेंट्री तक तो हासिल करना ये कंपल्सरी है। आर्टिकल नंबर 27 जो है वो आपको अलाउ करता है कि आप फ्रीली पार्टिसिपेट कर सकें इन कल्चरल लाइफ कम्युनिटी। आर्ट है, क्राफ्ट है, कोई कल्चरल डे है, कल्चरल शो है। अगर आप आर्टिस्ट बनना चाहते हैं, म्यूजिशियन बनना चाहते हैं, साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, लिटरेरी रहना चाहते हैं, इट्स टोटली अप टू यू। ये एक आपका राइट है कि आप सोसाइटी के अंदर रह के अपने आप को जिस तरह से चाहें उस तरह से ग्रूम कर सकें, उस तरह से ही डेवलप करें। तो ये आपका राइट है कि आप सोसाइटी के अंदर रह के अपने आप को डेवलप करें, ग्रूम करें, क्योंकि आपके पास ये राइट है कि आप फ्रीली अपनी कल्चरल लाइफ को जो है परस्यू कर सकते हैं, उसको आगे लेके चल सकते हैं। आपकी सोसाइटी के अंदर जितनी भी कल्चरल एक्टिविटीज़ हैं, चाहे वो आप आर्टिस्ट बनना चाहते हैं, म्यूजिशियन बनना चाहते हैं, आप सही। आर्टिकल नंबर 28 जो है वो आपको इंटरनेशनली सोशल इंटरेक्शन फ्रीडम देता है कि आप इंटरनेशनल इंटरेक्शन कर सकें, फ्रीडम रख सकें, आप किसी भी कंट्री में जो है इजीली जा सकें। और ये बात कहता है कि विच द राइट एंड फ्रीडम सेट फॉर इन रेगुलेशन कैन बी फुली रियलाइज, यानी कि ये इस स्टेट की ड्यूटी है कि, और इंटरनेशनल ऑर्डर की ड्यूटी है कि डिक्लेरेशन में हर आर्टिकल को फुली जो है इंश्योर करे उसकी इम्प्लीमेंटेशन। आर्टिकल नंबर 29 जो है ये एक एवरीवन हैज ड्यूटी टू कम्युनिटी इन विच अलोन द फ्री एंड फुल डेवलपमेंट ऑफ हिज पर्सनैलिटी इज पॉसिबल, यानी कि ऐसी सोसाइटी हो जहाँ पे हर बंदा अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप कर सके, ग्रूम कर सके, अपने आप को ग्रो कर सके, वहाँ पर एजुकेशन हो, फ्रीडम हो, कोई लिमिटेशन ना हो, बिला वजह जो है किसी को जो है वो कैद में न रखा जा सके, ऑर्डर हो, मोलारिटी हो, ताकि हर बंदा जो है इजीली अपने आप को सोसाइटी में डेवलप करे, ग्रूम करे। और ये भी कहा गया है दीज राइट एंड फ्रीडम में नॉट इन केस बी एक्सरसाइज कंट्रारी टू द पर्पस एंड प्रिंसिपल ऑफ यूनाइटेड नेशन, यानी कि ये जो डिक्लेरेशन यूनाइटेड नेशन ने पास करवाया है और जितने भी मेंबर स्टेट हैं वो इसके अकॉर्डिंगली ही अपने स्टेट में रूल्स एंड रेगुलेशन बनाएंगी। ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं बनाएंगी जो इस आर्टिकल्स के, ये जो इन प्रिम्बल के, ये UDHR के ऑपोजिट होंगे या अगेंस्ट होंगे। आर्टिकल नंबर 30 जो है वो ये कहता है कि तमाम स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो तमाम राइट्स को इंश्योर करे, तमाम राइट्स को फुली इम्प्लीमेंट करे, ऐसे मौके पैदा करें जहाँ पे डिक्लेरेशन फुली जो है वो जो है इंटरप्रेट हो सके, उसकी इंटरप्रिटेशन जो है वो इफेक्टिव हो, और ये एक स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इन शॉर्ट डियर स्टूडेंट, जो UDHR है ये फुल फ्लेज एक डॉक्यूमेंट है रिगार्डिंग द ह्यूमन राइट्स, और इनमें सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, ये जो 3 टाइप्स ऑफ राइट है, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, ये तमाम के तमाम राइट्स जो हैं वो इसमें आ जाते हैं। ऐसा कोई कॉर्नर नहीं है जो UDHR जो है वो खाली छोड़ता है। बच्चों, आपको अगर ये लेक्चर समझ आया है या नहीं भी है, इन बोथ केसेस आप मुझे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है तो भी आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप जो हमारा बना है उस पर आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।